Hello friends, I hope all are doing good. So today the topic of study is the Legal Services Authority Act 1987. इसके बारे में पता होना एक लॉयर के लिए, एक वकील के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ना कि वकील के लिए, एक आम नागरिक के लिए भी इसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम इस वीडियो में हम 5 चीज़ें कवर करेंगे, जिसमें हम लीगल सर्विसेज क्या है, पहली चीज़ वो देखेंगे। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39 है ए हमें क्या कहता है। थर्डली, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और तालुक लेवल सर्विसेज अथॉरिटी का जो गठन होता है वो कैसे होता है। फोर्थली, हम ये देखेंगे कि हु कैन अवेल द लीगल एड, कौन व्यक्ति लीगल एड ले सकता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर। और लास्टली हम देखेंगे लोक अदालत क्या होता है। ये 5 चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप इन 5 चीज़ों की जानकारी अच्छे तरीके से हासिल करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वॉच टिल द एंड। हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, लीगल सर्विसेज क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जस्टिस पीएन भगवती हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन्होंने लीगल एड की स्थापना की थी और उन्होंने कहा था कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको भी लीगल सहायता मिलनी चाहिए। उसके बाद 1976 की जो 42nd अमेंडमेंट थी, उसमें हमने 39A आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऐड किया, उस आर्टिकल में हमने फ्री लीगल एड देने की बात कही। और अब देखिए लीगल सर्विसेज है क्या। अगर हमारा कोई भी राइट वायलेट हुआ है, हमारा कोई भी सिविल राइट या क्रिमिनल हमें ज़रूरत है लीगल जस्टिस सिस्टम की, तो अगर तो हम अमीर हैं, हमारे पास पैसे हैं लीगल जस्टिस अफोर्ड करने के, देन हम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है, जो गरीब है, वो अपने राइट्स को इन्फोर्स कैसे करे। वो अगर उसके साथ कोई क्राइम हो जाए या उसका कोई सिविल राइट वायलेट हो जाए या कोई केस उसका चल रहा है, तो उसको वो कैसे डिफेंड करे या उसको कैसे फाइल करे। इसके लिए तो पैसे चाहिए। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे, अगर वो गरीब है या डिसेबल्ड है, वो कानूनी सहायता भी नहीं ले सकता। लेकिन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर हमें ये बता दिया गया कि अगर कोई गरीब भी है या कोई डिसेबल्ड है, हम सारी चीज़ें लाइन वाइज करेंगे कि कौन कौन इसको ले सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति है वो लीगल सहायता ले सकता है इस एक्ट के अंदर, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोवाइड करवाया है। अब से इस एक्ट के आने के बाद और कोई भी व्यक्ति अगर उसको कानूनी सहायता चाहिए, वो कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है इन अकॉर्डेंस विद द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। उसके अंडर जो जो प्रोविज़न दिए गए हैं, कोई भी व्यक्ति जस्टिस से बिना नहीं रहेगा। सभी को जस्टिस मिलना एक प्रायोरिटी है इंडिया की और इंडियन लॉज की। हमें अगर कोई गरीब भी व्यक्ति है, उसको भी अच्छे तरीके से जस्टिस मिलना चाहिए। ये इस एक्ट में इंश्योर किया गया है। ये था लीगल सर्विसेज क्या है। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 39A। दिस आर्टिकल वॉज एडेड इन 42nd अमेंडमेंट 1976। ये आर्टिकल हमने ऐड किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। इस आर्टिकल में क्या लिखा है कि फ्री लीगल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। जो गरीब व्यक्ति है उसको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, उसको अच्छे तरीके से जस्टिस मिलना चाहिए। अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसको जस्टिस प्रदान इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो भारत की सरकारें हैं वो जस्टिस प्रदान करेंगी। वो कैसे करेंगी, वो एक्ट में बताया गया है। अब देखिए, ये जो आर्टिकल 39A है हमारे पास, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का, इसमें क्या लिखा है, नो बडी शैल बी डिनाइड लीगल एड टू एनी सिटीजन बाय
रीज़न ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज़, किसी भी व्यक्ति को उसके पास पैसा ना होने की वजह से या कोई डिसेबिलिटी होने की वजह से जस्टिस के बिना नहीं रखा जाएगा। लेकिन एक इसका ड्रॉबैक ये था कि 39A जो 39 आर्टिकल है वो दिस इज़ अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी को हम कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स को तो हम एनफोर्स कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एनफोर्स नहीं कर सकते। सो इसके लिए हमने एक एक्ट बनाया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, जिसके अंदर हमने नेशनल लेवल से लेके एक ताल्लुक लेवल तक, छोटे लेवल तक हमने लीगल सर्विसेज प्रदान करने के लिए डिफरेंट अथॉरिटीज़ बनाई। आज हम वो देखेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले एक्ट का जो चैप्टर 1 है वो प्रीलिमिनरी है, उसमें हमें बताया गया है दिस एक्ट इज एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया, और कुछ डेफिनेशंस उसमें बताई गई हैं। सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में हमें बताया गया है कि देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। हमने कॉन्स्टिट्यूट करना है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को, जिसको सेंट्रल अथॉरिटी माना जाता है। उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे? सबसे पहले CJI जो कि पैट्रन इन चीफ होगा, उसके बाद सर्विंग और रिटायर्ड जज जो कि उसका एग्जेक्टिव चेयरमैन होगा। थर्डली कोई और भी बंदे जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकती है विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो और भी फोर्थली मेंबर सेक्रेटरी जिसको चीफ जस्टिस सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कोई भी अदर ऑफिसर्स के मेंबर होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अंदर हम उसको रख सकते हैं। सो सेक्शन 3 के अंदर हमने क्या देखा कि यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी होगी जिसको हम नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के नाम से जानेंगे। सेक्शन 3A में क्या है? सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, एक सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो गठन करेगी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी की, जिसमें जो फंक्शंस सेंट्रल अथॉरिटी ने बताए हैं वो उनको परफॉर्म करेगी। जिसमें कमेटी में सिटिंग जज जो होगा ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट विल बी द चेयरमैन, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज चेयरमैन। उसके बाद और भी सच अदर पर्सन्स कैन बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस जो है वो सेक्रेटरी टू कमेटी भी अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 4 क्या है। सेक्शन 4 में इनके फंक्शंस बताए हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी के क्या क्या फंक्शंस होंगे। जो भी लीगल सर्विसेज को अच्छे तरीके से करने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी बहुत कुछ कर सकती है। उसमें पॉलिसीज़ बना सकती है, स्कीम इम्प्लीमेंट कर सकती है, फंड्स रेज कर सकती है, फंड को यूटिलाइज कैसे करना है वो कर सकती है, लीगल एड कैंप्स कैसे कैसे कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज करने हैं उनके बारे में बता सकती है। सारे जो छोटे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हो गई, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होगी, उनको मॉनिटर भी कर सकती है, ग्रांट दे सकती है, कैसे कैसे ग्रांट हमने उनकी डिसइम्बर्स करनी है, रीइम्बर्स करनी उनको बता सकती है। BCI के जो प्रोग्राम्स होंगे उनके साथ कोऑर्डिनेट करके लीगल एड को बढ़ावा दे सकती है। और ये कोऑर्डिनेट करेंगे NGOs के साथ भी, जिससे गरीब लोगों को अच्छे तरीके से जस्टिस प्रदान किया जा सके। सो दैट विल बी द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। सो सेक्शन 3A4 हमें सेंट्रल अथॉरिटी और उनके फंक्शंस के बारे में बताता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 6, 7, 8 हमें स्टेट अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में बताता है, और उसके बाद ही डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद ही ताल्लुक है। सो ये लाइन वाइज चलते हैं, इसीलिए हमको इजी रह जाएगा ये करना। सो हम सेक्शन 6 करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। सो इसमें स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? सो इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्टली चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दैट विल बी पैट्रन इन चीफ। जैसे वहाँ पे
सेंट्रल अथॉरिटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो पैटर्न इन चीफ था, यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दैट विल बी पैटर्न इन चीफ। सो सिटिंग और रिटायर्ड जज वो एक मेंबर दैट विल बी द we can say that is executive chairman which is nominated by the governor after consultation with chief justice of high court। उनको सिटिंग और रिटायर्ड जज को हम चेयरमैन बनाएंगे। उसके बाद कोई भी मेंबर्स हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकती है विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सेंट्रल अथॉरिटी में कंसल्टेशन किसकी होगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। जो भी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे, जो भी बंदे अपॉइंट करेंगे, उन पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन होनी चाहिए। ऐसे ही स्टेट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कंसल्टेशन होनी चाहिए। और उसके बाद मेंबर सेक्रेटरी जो कि पर्सन फ्रॉम द हायर जुडिशियल सर्विस होगा। डिस्ट्रिक्ट जज से कम वाले बंदे को हम मेंबर सेक्रेटरी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का नहीं बनाएंगे। सो दैट विल बी द कंपोजिशन ऑफ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? वही पॉलिसी जो भी सेंट्रल अथॉरिटी ने बनाई है उस पर अमल करना, उसको लागू करना। उसके बाद लीगल अवेयरनेस फैलाना, लीगल सर्विसेज प्रदान करना, लोक अदालत का गठन करना और टाइम पे सही प्लेस पे लोक अदालत लगवानी, स्ट्रेटिजिक लीगल प्रोग्राम्स का गठन करना और उनको लीगल एजुकेशन गांव में जाके देनी, और भी बहुत सारे फंक्शंस स्टेट अथॉरिटी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी करती है। और सेक्शन 8A में हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है जिसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे? सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट उसका चेयरमैन होगा। अब इसमें डिफरेंस देखिए, सेंट्रल अथॉरिटी की कंपोजिशन और है और सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी की कंपोजिशन और है। ऐसे ही स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की कंपोजिशन और है और जो हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसकी कंपोजिशन और है। इसमें सिटिंग जज चेयरमैन होगा, अदर मेंबर्स होंगे जो स्टेट अथॉरिटी नॉमिनेट करेगी और इनका एक सेक्रेटरी भी होगा। सो ये थे सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 5 तक हमने क्या देखा? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी। सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 8A तक हमने देखा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और सेक्शन 9 से 9-10 में हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट गठन करवा सकती है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज विल बी द चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी। उसके बाद कोई भी मेंबर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उसके बाद सेक्रेटरी होगा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का, जो कि हु नॉट लेस देन रैंक ऑफ सिविल जज, वो सिविल जज रैंक से ऊपर होना चाहिए सेक्रेटरी, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का सेक्रेटरी बोलेंगे। सो दिस इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। फंक्शंस क्या हैं? सो एक तो फंक्शन ये हैं जो स्टेट ने जो भी निर्देश दिए हैं उनको मानना और उनको आप पालन करना। उसके बाद ताल्लुक जो उससे नीचे वाला लेवल है उससे कोऑर्डिनेट करना और सर्विसेज प्रदान करनी। टाइम टू टाइम लोक अदालत का गठन करना, ऑर्गेनाइज करना लोक अदालत को, ताकि अच्छे से क्राइम का अच्छे से जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनका निपटारा अच्छे से हो सके। और भी कोई फंक्शंस हैं जो भी निर्देश दिए हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने, उनको अच्छे तरीके से पालन करना। और 11A में ताल्लुक लेवल सर्विसेज अथॉरिटी क्या है? अब ताल्लुक या मंडल बोलते हैं, जो भी एक या एक से ज़्यादा मंडल या ताल्लुक का भी हम एक सर्विसेज अथॉरिटी बनाएंगे। उसमें सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर जो होगा दैट विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जिस भी मंडल में हम इस अथॉरिटी का गठन कर रहे हैं उस मंडल में सीनियर मोस्ट जो जुडिशियल ऑफिसर होगा दैट विल बी चेयरमैन। और अदर मेंबर्स जिनको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, नॉमिनेट करेगी बाय द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सो इनके फंक्शंस क्या है? 11B में ताल्लुक लेवल के फंक्शंस बताए गए हैं। सो कोऑर्डिनेट करना डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से
ऑर्गेनाइज करना लोक अदालत टाइम टू टाइम अपने ताल्लुक में, और जो भी फंक्शंस प्रिस्क्राइब किए गए हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा, उनका पालन करना। ये था हमारे पास अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे 4 हमने अथॉरिटीज़ बनाई हैं जो कि कैटर करती हैं नीड्स हायर लेवल से लेके नीचे लेवल तक। ग्रास रूट लेवल को भी इससे फ़ायदा पहुँचता है, ये एक्चुअल में है। अगर कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है या लॉ का स्टूडेंट है, अगर कोर्ट में जाएं, वहाँ पे एक नीचे या एक अलग कमरे में या अलग बिल्डिंग में या उनके प्रेमिसेस में एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का सेल भी बना हुआ है, जहाँ पे जाके हम लीगल सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे सेक्शन 12 के अंदर कि सबसे पहले हमने 4 अथॉरिटी की जो कि कैटर करती हैं नीड्स लीगल सर्विसेज की। सबसे पहले नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, सेकेंडली जो सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 5 तक स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, सेक्शन 6 से लेके 8A तक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, सेक्शन 9 और 10, फिर उसके बाद ताल्लुक लेवल सर्विसेज अथॉरिटी जिसमें 11A और 11B। और अब हम देखते हैं कि कौन कौन व्यक्ति ये सर्विसेज अवेल कर सकता है अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। उसमें सब सेक्शन 12 हमें क्या बताता है, कोई भी मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इसको अवेल कर सकता है। सेकेंडली विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो भी विक्टिम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जिसने तशद्दुदें सही हैं, वो इसको अवेल कर सकता है। थर्डली वुमेन एंड चाइल्ड, कोई बच्चा है, वुमेन है, उनको अवेल कर सकते हैं। फोर्थली मेंटली इल और अदर डिसेबल्ड पर्सन को भी इसका लाभ मिलेगा, वो भी लीगल सर्विसेज ले सकते हैं। विक्टिम ऑफ मास डिज़ास्टर, कहीं आग लग गई, कोई डिज़ास्टर हो गया, कोई भूचाल आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई वायलेंस हो गई, उसके लिए भी जो भी व्यक्ति है वो लीगल सर्विसेज ले सकता है। इंडस्ट्रियल वर्कमैन, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो भी इसको ले सकते हैं। अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो जुवेनाइल है, इनको भी फ्री लीगल एड प्रदान की जाती है सेक्शन 12 के अंदर। और जो भी व्यक्ति है, लास्ट में बता रहा हूँ, इसको अमेंड भी किया गया, जो भी व्यक्ति है जिसकी आय 3 लाख या 3 लाख से कम है, वो व्यक्ति फ्री लीगल एड ले सकता है इस क्राइटेरिया के अंदर, जो कि सेक्शन 12 में हमें बताया गया है। ये अमेंडेड है जो 3 लाख है। पहले ओरिजिनली ये बहुत कम था, अब 3 लाख या 3 लाख से जिसकी कम आय है वो या सैलरी है, वो इसको अवेल कर सकता है। ये हमने देखा कि कौन कौन व्यक्ति इस चीज़ को, इस लीगल सर्विसेज को अवेल कर सकता है। अब कोई भी गरीब व्यक्ति हो, कोई भी डिसेबल्ड व्यक्ति हो, कोई भी डिज़ास्टर से जूझा हुआ व्यक्ति हो, उसको हम कानूनी सहायता से वांझे नहीं रख सकते, उनके बिना नहीं रख सकते। उनको भी अच्छे तरीके से जस्टिस प्रदान करना है ताकि इंडिया सशक्त हो सके, और जिनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है उनको भी लीगल जस्टिस मिल सके, तभी कोई नेशन अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और अब हम देखेंगे लोक अदालत के बारे में। अब इसके अंदर हम लोक अदालत का भी गठन करते हैं। लोक अदालत क्या होता है कि हम किसी चीज़ का निपटारा जल्दी से कर दें कोर्ट प्रेमिसेस के बाहर। लोक अदालत इज़ अ काइंड ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो कि हम जल्दी फैसले जिसके करवा सकते हैं, वो भी इसी के अंदर इसका गठन किया जाता है। सेक्शन 19 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत होती है, सेक्शन 19 के अंदर। सर्टेन टाइम पे, सर्टेन प्लेस पे इनको गठन किया जा सकता है। कॉन्सिलिएटर्स होते हैं लोक अदालत के लिए, जो कि सोशल वर्कर्स भी हो सकते हैं, रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं, सिटिंग जजेस भी हो सकते हैं, जो कि अच्छे तरीके से केस का जल्दी से जल्दी निपटारा कर देते हैं। और सेक्शन 20 के अंदर कौन कौन से केसेस लोक अदालत को रेफ़र किए जा सकते हैं या कौन कौन से केसेस लोक अदालत में हल किए जा सकते हैं, उसमें सबसे पहले अगर दोनों पार्टीज़ की कंसेंट है कि वो अपना केस लोक अदालत में करना चाहते हैं, उनके डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन, वो जा सकता है। अगर वन पार्टी कंसेंट करे तो भी जा सकता है, या कोर्ट उनको रेफ़र कर दे दोनों पार्टीज़ को कि आप एक बार लोक अदालत में इस चीज़ों का निपटारा कर सकते हो, उनको ये भी
बता सकते हैं। और जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करनी है, वो सीधा लोक अदालत में जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। सो दीज केसेस कैन बी रेफर्ड इन द लोक अदालत। ये इस तरीके के केसेस हम रेफ़र कर सकते हैं लोक अदालत में। सेक्शन 21 हमें क्या कहता है कि जो भी लोक अदालत का अवार्ड होगा दैट और डिसीजन होगा दैट विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ ऑफ द पार्टीज़। वो अवार्ड या डिसीजन दोनों ही पार्टीज़ पे बाइंडिंग होगा, वो उससे पीछे नहीं हट सकते। कोई भी अपील इसके बाद नहीं जाएगी, अवार्ड के बाद किसी भी कोर्ट में नहीं जाएगी। सेक्शन 22 में पावर्स ऑफ लोक अदालत बताई गई है। सो क्या क्या पावर्स है लोक अदालत की? लोक अदालत के पास एक सिविल कोर्ट जितनी पावर होती है, वो किसी भी बंदे को सम्मन्स कर सकते हैं, समनिंग कर सकते हैं, डिस्कवरी कर सकते हैं। डिस्कवरी के लिए जो भी लॉ में प्रोविजंस हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, एविडेंस को ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं एविडेंस तरह तरह के, और इन सभी का पब्लिक रिकॉर्ड बना सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं कि लोक अदालत के पास कौन कौन सी पावर होती है। सो आज हमने क्या देखा? आज हमने सबसे पहले देखा लीगल सर्विसेज क्या होता है। सेकेंडली हमने देखा सेक्शन आर्टिकल 39A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या कहता है। उसके बाद हमने देखा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर कॉम्पोजिशन क्या है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की और तालुक लेवल सर्विसेज अथॉरिटी की, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन व्यक्ति लीगल एड ले सकता है इस एक्ट में, और लास्ट में हमने देखा कि लोक अदालत क्या होती है, उससे जुड़े इम्पॉर्टेंट सेक्शंस क्या हैं। सो कंक्लूजन यही है कि अब कोई भी गरीब व्यक्ति होगा भारत में, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्प्यूट है, कोई उसके राइट वायलेट हो रहे हैं, वो भी लीगल सर्विसेज ले सकता है इस एक्ट के अंदर। इस एक्ट के अंदर सर्टेन बंदे डेजिग्नेट किए गए हैं, उनके पास जाके वो फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सर्विसेज ले सकता है। सो थैंक यू सो मच। I hope you liked that video. Please subscribe, like or comment. So thank you so much friends.